तो फिल्म की शुरुआत होती है जॉन और इसके भाई पीटर से। ये दोनों रेलवे स्टेशन पर थे क्योंकि आज काफी सालों बाद जॉन की वाइफ उसके बेटे को लेकर यहाँ उनके शहर आ रही थी। जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरते हैं, जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को अपने भाई पीटर से मिलवाता है। अपने घर जाने के लिए ये लोग एक कैरेज बुक करते हैं और पीटर जॉन से कहता है, तुम अभी घर जाओ, मुझे शहर में कुछ काम है, उसके बाद ही मैं आऊंगा। इसे कैरेज के अंदर एक और भी कपल बैठा हुआ था जो लोग इन्हें बताते हैं कि वो अगले ही शहर में उतर जाएंगे। कैरेज चलने ही वाली थी, तभी इस कैरेज का दरवाजा एक आदमी ने खोला जिसका नाम पॉल था। पॉल और उसका ये साथी क्रिमिनल थे और अभी अभी जेल से छूट कर आए थे। जॉन के सामने बैठे हुए कपल को वो डरा धमका कर इस कैरेज से निकाल देते हैं और खुद इस कैरेज में बैठ जाते हैं। उनके पास अल्कोहल भी थी। जॉन इन लोगों से अनकंफर्टेबल हो तो रहा था, लेकिन वो खामोश रहा क्योंकि बस उसे घर जाना था। रास्ते में ये लोग अल्कोहल पीते हुए बहुत ही अजीबोगरीब बातें भी कर रहे थे। जॉन ने जब फील किया कि उसका बेटा भी उनकी बातों से अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो जॉन खुद अपने बेटे से बातें करने लगा। और यहाँ हमें पता चला कि जॉन और उसके बेटे दोनों को ही हंटिंग का शौक था और जॉन का बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अगले दिन हंटिंग करने के लिए भी। अब पॉल जो नशे में धुत हो चुका था, उसकी नजर जॉन की वाइफ पर पड़ जाती है। वो जॉन की वाइफ को भी ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे वो इनकार कर देती है। तो जॉन कहता है, कम ऑन, ये हमारा कल्चर है और तुम्हें पीना पड़ेगा। जॉन अपनी वाइफ को इशारा करके कहता है कि एक सिप ले लो। एक सिप लेने के बाद वो बॉटल वापस कर देती है। इसके बाद तो पॉल हद ही कर देता है। वो जॉन की वाइफ को हैरेस करने लग जाता है जॉन की ही आंखों के सामने। जॉन उससे कहता भी है, हाथ पीछे करो, पर जॉन को तंग करने के लिए पॉल उसकी वाइफ को ही उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसे बावर करवाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। जॉन उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि पॉल और उसके साथी दोनों ने ये गन्स निकाल ली। जॉन होशियार था, उसने अपनी वाइफ को कहा कि पॉल के बाल खींच दो। वो जब ऐसा करती है तो पॉल चकमा देते हुए उसकी गन उसे खींच लेता है और ऐसे छीना झपटी में दूसरे आदमी की भी गन नीचे गिर जाती है। जॉन पॉल के ऊपर गन तानते हुए अपने बेटे से कहता है नीचे से दूसरी गन उठाने के लिए, और जैसे ही डरते हुए उसका बेटा नीचे होता है, तभी दूसरा आदमी होशियारी से उसके बेटे को भी गोद में उठा लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। और अब ये दोनों मिलकर उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम अपने बेटे और अपनी वाइफ की जिंदगी चाहते हो तो इस गन को यहीं नीचे गिरा दो। जॉन जैसे ही बंदूक नीचे रखने के लिए झुकता है तो पॉल का साथी उसे धक्का देते हुए इस कैरेज से बाहर गिरा देता है। जॉन को बहुत चोट आई थी, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ, कैरेज का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि कैरेज उसकी पहुंच से बहुत दूर भी चली गई, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। और आखिर एक पॉइंट पर आकर जब वो रुका तो उसे दूर कैरेज नजर आई। वो उसकी तरफ भागा तो उसे रास्ते में अपना बेटा गिरा हुआ मिला, जिसे उन जालिम लोगों ने मार डाला था। अपने बेटे को गले लगाते हुए वो आगे बढ़ा तो उसने कैरेज ड्राइवर की भी लाश देखी। वो इसी कैरेज ड्राइवर की गन उठाता है और सामने खड़े पॉल के साथी के ऊपर तान कर उसे शूट करके मार देता है। कैरेज भी अब उसे नजर आ गई थी। वो जब उसके पास गया तो शॉक रह गया क्योंकि उसके अंदर उसकी वाइफ मरी हुई थी और काफी बुरी हालत में, जिससे जॉन को पता चल गया कि उसकी वाइफ को अब्यूज किया गया था। गुस्से में वो पॉल की तरफ देखता है। पॉल समझ गया था कि जॉन जितने गुस्से में है वो उसे मार देगा। वो उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उससे कहता है, मुझसे कसम ले लो, मैंने तुम्हारी वाइफ को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जॉन किसी की सुनने वाला नहीं था। वो गुस्से से पागल हुआ वो था। पहली गोली वो पॉल की टांग में मारता है, जिससे भागता हुआ पॉल वहीं गिर जाता है और उसके बाद उसके सीने में सारी गोलियां उतारते हुए वो पॉल को मार देता है। जिसके बाद जॉन अपनी वाइफ और अपनी बेटी की लाश को घोड़ों पे लाद कर अपने घर ले जाता है। अगले दिन जब पीटर उसके घर के पास आया तो घर के बाहर उसने 2 घोड़े देखे जो कि जॉन के थे भी नहीं। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंदर गया तो उसने जॉन की फैमिली की लाशें देखी और वो टूट गया। यहाँ उसने जॉन को गले लगा के सहारा दिया और कहा कि जिसने भी ये सब किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पीटर ने अब उससे सवाल किया कि आखिर थे कौन वो लोग। तब जॉन ने कहा, मैंने कभी उन्हें नहीं देखा और ना ही मैं उन्हें जानता था। सीन कट होकर हमें एक दूसरे गांव का सीन दिखाया जाता है। पॉल का भाई यहाँ का एक बड़ा गैंगस्टर है जिसका नाम था हेनरी। हेनरी गांव में आकर मेयर को धमकाता है और कहता है कि अगर आज शाम तक मेरे भाई के कातिल ना मिले तो मैं इस गांव से 2 मासूम लोगों को मार दूंगा। यहाँ पे मेयर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इन दोनों की लाशें मिली जरूर हमारे गांव से हैं, लेकिन इन दोनों को मारने वाला हमारे गांव में से कोई नहीं। किसकी जरूरत है आपके खिलाफ खड़े होने की। अपने भाई की लाश को देखते हुए हेनरी ने शेरिफ से कहा कि अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 घंटे हैं,
2 घंटे में मुजरिम को ढूंढ लाओ, नहीं तो मैं 2 मासूम लोगों को मार दूंगा। सभी जानते थे कि किलर्स को 2 घंटे में ढूंढना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो किलर्स उनके इस टाउन से नहीं है। इसलिए ये लोग वो 2 मासूम लोग चुनने लग जाते हैं जिनको मारकर हेनरी अपने भाई की मौत का गुस्सा ठंडा कर सके। ये लोग एक ओल्ड वुमन की मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि आप काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, आने वाले चंद सालों में मर ही जाएंगी। अगर आप टाउन के लोगों के लिए कुर्बानी देती हैं तो हम वादा करते हैं कि आपके पोते का हम हर तरीके से ख्याल रखेंगे। और दूसरा, यहाँ पर एक डिसेबल आदमी अपने आप का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है अपने गांव को बचाने के लिए। 2 घंटे बाद जब हेनरी यहाँ आता है तो जाहिर बात है मुजरिम तो मिले नहीं थे, तो मेयर इन दोनों लोगों को सामने ले आता है ताकि हेनरी इन्हें मार दे। हेनरी गुस्से में था, बेदर्दी से उसने इन दोनों लोगों को मार दिया और उसके बावजूद भी यहाँ खड़े हुए 2 मासूम और लोगों को गोली से मार दिया। ये देखकर सभी गांव वाले हक्का बक्का रह गए। और तब हेनरी बोला कि पहले वाले 2 लोग काफी नहीं थे। अब क्योंकि हेनरी के भाइयों की लाशें इस टाउन से मिली थी, तो इस गांव से पहले वो जो टैक्स दिया करता था $80 का, उसे बढ़ाकर वो $160 कर देता है, जो हर महीने यहाँ के लोग जमा करके उसे दिया करेंगे। फिर शाम में दिखाया जाता है कि पॉल का फ्यूनरल कर दिया गया था। हेनरी पॉल की विडो मैडलिन के पास आता है और उससे अफसोस करना शुरू कर देता है। वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का बदला लेके रहूंगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर इस टाउन के ऊपर हुकूमत करेंगे। मैडलिन, जो इस टाइम दुख में थी, उसे हेनरी की बातें गुस्सा दिला देती हैं और वो हेनरी को खामोश रहने का इशारा करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन और पीटर खामोशी से अपनी वाइफ और बेटे का फ्यूनरल कर देते हैं। जॉन अब इस शहर में और रहना नहीं चाहता था, तो पीटर और उसका भाई जॉन ये जगह और अपनी सारी चीजें बेचते हुए किसी दूसरे शहर में जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन ये लोग आ जाते हैं टाउन में, उसी टाउन में जहाँ पर इन्होंने पॉल को मारा था। हम देखते हैं यहाँ पर एक औरत जिसने जॉन को और पीटर को यहाँ आते हुए देखा था, उसे याद आया कि कल उसने इन्हीं दोनों को स्टेशन पर भी देखा था और इन्हीं दोनों के साथ तो पॉल और उसका साथी वापस टाउन की तरफ आने वाले थे। वो ये खबर जाकर फौरन शेरिफ को दे देती है। यहाँ पीटर एक वेपन्स शॉप पर आता है जो एक बच्चा चला रहा था। वो उससे जब उसके बड़ों के बारे में पूछता है तो वो बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहा करता था जिसे भी हेनरी ने मार डाला। पीटर यहाँ उससे कहता है कि मैं कुछ स्किन्स को बेचने के लिए आया हूँ। स्किन अक्सर शिकारी लोग बेचने आया करते थे। वो बच्चा पीटर से सवाल करता है कि क्या तुम्हें गन चलाने आती है? पीटर हाँ में जवाब देता है। वो बच्चा पीटर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम हमारे लिए लड़ते क्यों नहीं, तुम हेनरी को मार दो, हमारी जिंदगियां आसानी में आ जाएंगी। लेकिन पीटर मना कर देता है क्योंकि वो किसी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसी गुस्से में वो लड़का पीटर को बुज़दिल भी कह देता है। हमें दिखाया जाता है कि जॉन इसी टाउन में खरीदी हुई अपनी लैंड बेचने के लिए मेयर के पास जब जाता है तो मेयर उसे बताता है कि मैं तुम्हें उस लैंड के $160 से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा पैसे ही नहीं हैं। जॉन गुस्से में आ गया कि मैंने आज से 5 साल पहले वो लैंड $150 में खरीदी थी, क्या उसका रेट अब तक सिर्फ $10 ही पड़ा है? तब मेयर उसे हेनरी के बारे में बताता है और कहता है कि हेनरी यहाँ के लोगों से टैक्स लेता है, जिसकी वजह से हमारे खजाने भी खाली हो गए हैं और तेजी से लोग इस टाउन को सस्ते में छोड़कर भी जा रहे हैं और इस टाउन में जगह की वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होने लगी है। अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम रख लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। जॉन जिसे हर हाल में यहाँ से जाना था, वो मेयर की ये डील भी मान जाता है और $160 लेकर यहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए मेयर उसे वार्न करता है कि पैसे अपनी जूतों में छुपा लो, नहीं तो कोई भी लूट सकता है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि हेनरी और पॉल की वाइफ जाकर एक बिजनेसमैन से मिलते हैं जिनकी ऑयल कंपनी है और वो इस टाउन से ऑयल निकालना चाहते हैं, जिसके लिए हेनरी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि इस शहर की आधे से ज्यादा जमीन हेनरी और उसके भाई पॉल की थी। बिजनेसमैन हेनरी को समझाते भी हैं कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगी, अगर तुम लोगों को साथ लेकर चलो तब तुम ज्यादा अरसे तक सरवाइव कर पाओगे। लेकिन हेनरी उनकी बातों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर तुम ये सारा मामला मुझ पे छोड़ दो तो मैं 3 हफ्तों में ये पूरा टाउन तुम्हें खाली कर दूंगा। दूसरी तरफ इससे पहले कि जॉन और पीटर इस टाउन को छोड़ पाते, जॉन को शेरिफ और उसके लोग पकड़कर जेल में ले जाते हैं क्योंकि वो लोग जान गए थे कि जॉन ने ही पॉल का मर्डर किया है। जॉन इन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं मान गया हूँ कि मैंने पॉल का मर्डर किया है, लेकिन तुम पीटर को तो छोड़ दो। तब शेरिफ उससे कहते हैं पीटर को भी नहीं हम छोड़ेंगे क्योंकि उसने डिप्टी का मुंह तोड़ दिया था और वो उस चीज की सजा काट रहा है। शेरिफ और जॉन बातें करने लग जाते हैं तो जॉन बताता है कि पॉल एक बहुत ही बुरा आदमी था, उसने मेरे बेटे को मार दिया और मेरी वाइफ के साथ बहुत ही गलत किया और उसके बाद उसका भी मर्डर कर दिया। इसी गुस्से में मैंने उसे मारा है। यहाँ शेरिफ उसे बताता है कि पॉल भी कभी एक अच्छा आदमी हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर ने उसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया। शेरिफ उससे कहता है कि अगर तुम गुस्से में पॉल को ना मारते
तो आज बहुत से मासूम लोग जिंदा होते और बाकी मासूमों की जान भी खतरे में ना होती। यहाँ शेरिफ उसे बताता है कि मैंने अभी भी तुम्हें हेनरी के लिए ही पकड़ा है और मैं तुम्हारे और हेनरी के मामले में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर में हेनरी और उसके लोग यहाँ पर बाहर पहुंच जाते हैं और ये लोग जॉन को घसीटते हुए जेल से बाहर ले आते हैं। हेनरी का आदमी उससे पूछता है, अरे मैंने सुना है कि तुम एक सोल्जर हो, क्या करते हो, किसका साथ देते हो, जर्मन्स का? ये कहते हुए ही वो उसे जोर से पंच लगाता है और उसे अपने घोड़े पर डालते हुए यहाँ से ले जाता है। जॉन इस सब से पूरी तरह जख्मी हो गया था। ये लोग इसके बाद जॉन को हेनरी के बेस पर ले आए थे, जहाँ जॉन को हाथ ऊपर करके एक बांस के साथ लटका दिया जाता है। गर्मी शदीद पड़ रही थी, जॉन की हालत खराब होने लगी थी कि तभी हेनरी और पॉल की वाइफ यहाँ पर आ गए। हेनरी ने उसे कहा, इतनी जल्दी तो नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें, सुना है कि तुम एक सोल्जर हो, बड़ी ताकत है उसमें, इसीलिए मैं तुम्हें भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसके बाद हेनरी पॉल की वाइफ को सामने लेकर आता है और कहता है, ये है वो आदमी जिसने तुम्हारे हस्बैंड को मारा और मैं अब इससे तुम्हारा बदला लूंगा। जॉन बिना डरे बोला, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी वाइफ के साथ बहुत बुरा किया था, उसके बाद उसका मर्डर भी कर दिया, यहाँ तक कि मेरे बेटे का भी मर्डर कर दिया जिस मासूम का कोई कसूर भी नहीं था। इन 2 लोगों को मारने के बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने दोनों कैरेज ड्राइवर्स को भी मार दिया। मैंने जो किया उसके साथ यही करना ठीक था। हेनरी ये सब बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और जॉन को हंटर मारते हुए चुप करवाता है और कहता है कि अपने भाई के बारे में मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। हेनरी अपने लोगों से कहता है, यही लटका रहने दो इसे, ना इसे खाना मिलेगा ना ही कोई इसे पानी देगा, ये खुद ही तड़प तड़प के यहाँ पे मरेगा। वक्त गुजरता रहता है, जॉन की हालत बद से बदतर होती रहती है, यहाँ तक कि चीलें भी उसका गोश्त खाने के लिए उसके सर पर मंडलाने लगती हैं। घंटों बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मेयर आता है। जॉन को लगा कि उसकी मदद करने के लिए आया होगा, लेकिन यहाँ पर जॉन ने देखा कि मेयर तो खुद हेनरी के साथ मिला हुआ था। वो हेनरी से पूछता है, क्या मैं जॉन के जूते ले सकता हूँ? हेनरी जो नहीं जानता था कि जॉन के जूतों के अंदर पैसे हैं, वो उसे कह देता है, हाँ जो चाहो इसके ऊपर से उतार लो। जूते उतार कर पैसे चुराने के बाद मेयर उसे धमकी देकर जाता है कि जल्द ही तुम मर जाओगे, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जॉन का भाई पीटर अभी तक जेल में था। यहाँ पर शेरिफ जब चर्च में जाने लगे तो वो डिप्टी को उस पर नजर रखने को कहकर पीटर ने मौके का फायदा उठाया और डिप्टी की बेइज्जती करना शुरू कर दी और कहा, तुम्हारे टूटे हुए दांत, मुंह पे ही निशान और कानी आंखें, कौन देखना पसंद करता होगा तुम्हें? ये सुनकर डिप्टी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए उसके करीब बढ़ता है। जैसे ही वो उसके पास आता है, पीटर उसे जेल के अंदर से ही ओवरपावर कर देता है और उसके पाँव को पकड़कर उसे नीचे गिराते हुए मार देता है और फिर उसकी पॉकेट से चाबी निकालते हुए अपने आप को छुड़वा लेता है। दूसरी तरफ हेनरी के घर पर हमें दिखाया गया कि अभी तक जॉन उसी हालत में लटका हुआ था, उस पर किसी ने भी रहम नहीं खाया हुआ था। वो तो इतना सफाक निकला कि अपने भाई के मरते ही अपने भाई की विडो के साथ सो भी गया, वो भी जबरदस्ती और बेशर्मी से। उसने मैडलिन से कहा, कितने साल इंतजार किया मैंने इस दिन का। वो उसे कहता है, एक मरतबा ये सारे मसले खत्म हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ की रानी बना दूंगा। मैडलिन इस टाइम कुछ नहीं बोलती, गम और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ था। उसकी आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। खैर रात होती है और दिखाया जाता है कि अब बहुत ही तेज बारिश होने लगी थी और इसी बारिश में पीटर चुपके से जॉन को बचाने के लिए हेनरी के बेस के अंदर आ जाता है, जो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, बहुत ज्यादा जख्मी था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। 2 गार्ड्स इस टाइम जॉन का पहरा दे रहे थे। देखने को मिला कि एक गार्ड जैसे ही अंदर गया तो चुपके से पीटर उस गार्ड को मारने के लिए अंदर चला गया और उसकी गर्दन तोड़ते हुए उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। दूसरी तरफ से दिखाया गया कि मैडलिन सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि वो खुद चाहती थी कि हेनरी के चुंगल से सब लोग बच जाएं। उसके बाद पीटर बाहर गया, उसने जॉन की रस्सियां काटी और अपनी पीठ पर जॉन को बिठाते हुए उसे यहाँ से भगा ले गया। बाहर मेन गेट पर उसका सामना 2 और लोगों से हो गया, जिसे उसने गोलियां मारते हुए मार दिया। बंदूक की आवाज सुनकर हेनरी भी अलर्ट हो गया, लेकिन जब तक वो बाहर आया तब तक पीटर वहां से जॉन को लेकर भाग चुका था और हेनरी उन लोगों को मारने के लिए अपनी गोलियां हवा में ही जाया कर रहा था। इस चीज का जब उसे एहसास हुआ तो वो अपने घोड़े उसके पीछे दौड़ा देता है। हम देखते हैं कि जॉन इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो घोड़ा खुद चलाना तो दूर, घोड़े पर बैठ भी नहीं पा रहा था और वो घोड़े से गिर जाता है। पीटर ये भी जानता था कि उसके पीछे अब हेनरी के लोग पड़े हुए हैं जो इन्हें पकड़कर मार देंगे। वो जॉन को बचाना चाहता था, इसीलिए वो जॉन को उठाकर पत्थरों के पीछे छुपा देता है और उसे एक गन भी देता है और कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद वो घोड़ा लेकर आगे भाग जाता है, जिससे हेनरी के लोगों को लगे कि वो आगे चला गया है और हेनरी के लोग उसके भाई की तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। हेनरी के लोग इस टाइम बहुत ज्यादा थे जो आखिर पीटर को पकड़कर उसे मार ही देते हैं।
सुबह में जब जॉन को होश आता है तो वो पत्थर के पीछे से देखता है कि इन जालिमों ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी लाश को वो बेदर्दी से रस्सियों से बांध कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। जॉन का गुस्सा ये देखते हुए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पहले उसके दिल में जो गम था अपने बीवी और बेटे का, उस गम में अब उसके भाई का गम भी शामिल हो गया था और जॉन उन दोनों का बदला लेने की ठान लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि हेनरी जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे आदमी मारे गए थे और यहाँ से मैडलिन भी गायब थी और यहाँ पर वो पैसे भी नहीं थे जो उसने ऑयल के बिजनेस से कमाए थे। दिखाया गया कि असल में मैडलिन ही उन सबको मारकर और पैसे चुराकर यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाती है। उसके मुंह पर इस टाइम हम डर और खुशी एक साथ देख पाते हैं। उसे इस जुल्म वाली जिंदगी से छुटकारा चाहिए था। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। ट्रेन भी चल जाती है और वो खुशी का सांस लेती है। आखिर अब वो आजाद थी। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। उसने देखा कि हेनरी के लोग घोड़ों पर उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने यहाँ तक कि ट्रेन भी रुकवा ली, जिसके अंदर से उन्होंने आखिर मैडलिन को निकाल लिया। हेनरी घर ले जाकर उसके हाथ बांध देता है और उसे जोर से मारता है और कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारी जान एक मर्तबा बचा ली थी, लेकिन हर मर्तबा तुम्हारी जान बचाने के लिए वो नहीं आएगा और इस मर्तबा तुम जरूर मरोगी। वो अपने आदमियों को उसे मारने का ऑर्डर देता है तो एक आदमी उससे कहता है मुझे पहले मैडलिन एक रात के लिए चाहिए। उसकी बात पर हेनरी हंसने लग जाता है और कहता है जिसे जब तक वो चाहिए उसे रख लो, उसके बाद उसका गला काट देना। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था और बदला लेने की आग में सुलग रहा था, उसे प्यास लग रही थी। वो किसी के घर के पास घुस आता है और उसके कुएं से पानी लेना शुरू कर देता है। वो औरत डर के मारे उस पर बंदूक तान लेती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि जॉन सिर्फ प्यासा है तो वो उसे लेकर घर आ जाती है। उसे जॉन बहुत ज्यादा कमजोर लगता है तो वो उसे पानी के साथ साथ खाना भी देती है और बताती है कि हेनरी के जुल्म की वजह से वो लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हेनरी ने उसके हस्बैंड को भी मार दिया था और अब उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी। वो जॉन को बताती है कि मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो चल सकते हो। पर जॉन कहता है नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे हेनरी से अपना बदला लेना है। खाना खाने के बाद और आराम करने के बाद जॉन को जैसे ही थोड़ी सी ताकत मिलती है तो वो सबसे पहले मेयर के घर आता है और उसे धमकाते हुए उससे पूछता है मेरे पैसे कहाँ हैं। वो से भी पूछता है कि तुम इतने अच्छे से हेनरी से बातें क्यों कर रहे थे, पहले जब तुम मुझसे मिले तो तुम्हारी आवाज में डर था उसके लिए। उसकी धमकी को सुनते हुए मेयर उसे बता देता है कि मैं हेनरी के साथ मिला हुआ हूँ, सस्ते दामों उसे शहर की जमीन खरीद कर देता हूँ ताकि हेनरी यहाँ की पूरी जमीन का मालिक बन जाए और जमीन के नीचे ऑयल के सारे खजाने उसके हो जाएं। वो ऑयल गवर्नमेंट को बेचकर पैसा कमाए और उसी की वजह से मैं भी माला माल हो जाऊं। ये बातें सुनते हुए जॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो मेयर को यहाँ पड़े हुए एक कॉफिन में बंद होने को कहता है, जो कॉफिन असल में हेनरी ने जॉन के लिए ही बनवाया था। जिसके बाद वो उस बच्चे की वेपन शॉप पर जाता है, जो बच्चा पहले पीटर से ही हेनरी के खिलाफ बदला लेने को और जंग करने को कह रहा था। वेपन लेकर पूरी तरह वो अब जंग के लिए तैयार था, जिस जंग में ये बच्चा भी उसका साथ देता है क्योंकि उसे भी अपनी ग्रैंड माँ के लिए और टाउन की सभी लोगों के लिए इंसाफ चाहिए था। सुबह होते ही सबसे पहले ये लोग एक कार्ट के अंदर मेयर की डेड बॉडी को पहुंचाते हैं। हेनरी कॉफिन खोलता है और मेयर की बॉडी को देखकर हंसने लग जाता है और बोलता है ये कॉफिन तो मेयर से मैंने जॉन के लिए ही बनवाया था और मेयर खुद ही इसमें आ गया। हेनरी को भी गुस्सा आ ही रहा था कि एक तरफ से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। हेनरी ने गुस्से में अपने सभी लोगों को उस तरफ जाने को कहा क्योंकि वो समझ गया था कि जॉन जिंदा है और वो उससे बदला लेने के लिए आया है। लेकिन असल में वहाँ से गोली चलाने वाला जॉन था ही नहीं, बल्कि वो छोटा बच्चा था जो इन सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। जॉन तो इन्हीं की बेस के नीचे छुपा हुआ था जो एक एक करके इन लोगों को मारने लग जाता है। अब जॉन इस बेस के नीचे से निकलकर बाकी हेनरी के आदमियों को मारने के लिए बाहर निकल आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा अब छत के ऊपर चला गया था, जहाँ से भी वो 1 से 2 हेनरी के लोगों को मारता ही है कि नीचे से हेनरी का एक आदमी उसे छत के ऊपर देख लेता है। उसने ऊपर की तरफ गोली मारी तो ऊपर से कैरोसिन नीचे गिरने लगा, जिस कैरोसिन ने उसकी सिगार के साथ आग पकड़ ली और उसे भी जला दिया। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जॉन हेनरी के बाकी भी 2 लोगों को मारने में कामयाब हो गया था और इससे पहले वो जाकर हेनरी को मार देता, दूर से ही हेनरी उसके बाजू के ऊपर शूट करके उसे गिरा देता है। हेनरी उसका बेचारा सा मुंह देखना चाहता था और उसके बाद उसे मारना चाहता था। उसको लाचार पड़ा देखकर अब वो अपनी गन उसके ऊपर तानता ही है कि गोली चलने की आवाज आती है और यहाँ जॉन के बजाय हेनरी ही गिर जाता है। पीछे से दिखाया जाता है कि मैडलिन ने आकर ही हेनरी को मारा था। हेनरी मर चुका था। जॉन और मैडलिन की नजर एक दूसरे पर पड़ती है और इन दोनों को ही एक दूसरे पर गुस्सा आता है। जॉन ने मैडलिन के हस्बैंड को मारा था तो वहीं पर मैडलिन के हस्बैंड ने उसकी फैमिली का नुकसान किया था कि दोनों एक दूसरे पर बंदूकें तान देते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं मारते, क्योंकि दोनों ही समझ गए थे कि कहीं ना कहीं उन दोनों को ही एक सा दुख है।
इतनी देर में यहाँ शेरिफ आकर जॉन का शुक्रिया करता है इस पूरे टाउन को हेनरी के जुल्म के अजाब से बचाने के लिए। ये लोग जश्न मनाने ही वाले थे कि इन्हें मैडलिन दिख गई। शेरिफ और सभी लोगों को डर लगा कि मैडलिन अब उन पर हुकूमत ना करने लग जाए। वो जॉन से कहते हैं कि मैडलिन को भी मार दो, नहीं तो हम मार देंगे। पर जॉन उनसे कहता है मैडलिन को कोई नहीं मारेगा, वो आप लोगों के साथ कुछ नहीं करेगी, वो मेरे साथ रहेगी। जॉन की बात सुनते हुए शेरिफ अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मैडलिन और जॉन ने अब अपना सफ़र शुरू कर दिया था, क्योंकि वो भी ये शहर छोड़कर जा रहे थे, वो भी एक साथ। और बस इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।